गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू माही बायोलॉजी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम जो बचा हुआ पोर्शन है उसको कंप्लीट करेंगे। हम पढ़ रहे थे सजीव जगत चैप्टर को, जो कि आपकी 11th एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर दे रखा है। हमने उसमें देखा सजीवों के लास्ट वीडियो में जो हमने देखा था कि सजीवों के क्या लक्षण होते हैं, किस जीव लक्षणों के आधार पर हम सजीवों और निर्जीवों को अलग अलग बांट सकते हैं, कह सकते हैं कि ये सजीव है और निर्जीव है। मैंने आपको सजीवों के 5 लक्षण बताए थे। मैंने बताया था वृद्धि होती है, जनन होता है, उपापचय होता है, कोशिकीय संगठन होता है और संवेदनशीलता होती है। इनमें से 2 हमने डिस्कस कर लिए थे लास्ट वीडियो में। वो था हमारा वृद्धि और जनन, जो कि मैंने बताया था आपको निश्चित लक्षण नहीं है। निश्चित लक्षण क्यों नहीं है ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता रखा है। अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके उस वीडियो को देखिए। कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना है। हर लेक्चर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है। हर लेक्चर में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो उससे दूसरे लेक्चर को कनेक्ट करती है, और हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज़ को अभी से समझते हुए चलेंगे तभी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आज जो हम डिस्कस करने वाले होंगे वो है, आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो हमारे जो रिमेनिंग कैरेक्टर जो बचे हैं, हमने देखा था जो लक्षण बचे हुए हैं वो है हमारा कोशिकीय संगठन, उपापचय और हमारा आता है संवेदनशीलता। आज इस वीडियो में हम तीनों को डिस्कस करेंगे। फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे कि सजीवों को कैसे वर्गीकरण किया गया है। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो चैनल को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, ये ज़रूरी है। देखिए, फर्स्ट हम बात करते हैं उपापचय के बारे में। सबसे पहले उपापचय होता क्या है ये तो हमें पता है कि सजीवों का एक लक्षण है उपापचय। लेकिन अब देख लेते हैं उपापचय है क्या। उपापचय सभी जीव जो होते हैं, सभी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं रसायनों के बने होते हैं, केमिकल्स के बने होते हैं, और बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं जो होती हैं चल रही होती हैं उनके शरीर के अंदर। तो देखिए, उपापचय किसको बोलते हैं। उपापचय बोलते हैं जो सभी रासायनिक क्रियाएं उनके अंदर चल रही हैं, उन सबका टोटल जो होता है उसको हम उपापचय बोलते हैं। उपापचय 2 प्रकार से होता है, अपचय और उपचय। अभी देखिए आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा है। जीवों का दूसरा लक्षण उपापचय है। सभी जीव रसायनों से बने होते हैं। ये रसायन छोटे बड़े विभिन्न वर्ग माप क्रिया आदि वाले होते हैं जो अनवरत जैव अणुओं में बदलते और उनका निर्माण करते हैं। ये परिवर्तन रासायनिक अथवा उपापचय क्रियाएं हैं। सभी जीवों, चाहे वे बहुकोशिक हों अथवा एक कोशिक हों, उनमें हजारों क्रियाएं साथ साथ चलती रहती हैं। सभी पौधे, प्राणियों, कवकों तथा सूक्ष्म जीवों की उपापचय क्रियाएं होती हैं। हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं उपापचय क्रियाएं हैं। किसी भी निर्जीव में उपापचय क्रियाएं नहीं होती हैं। शरीर के बाहर कोशिका मुक्त तंत्र के उपापचय क्रियाएं प्रदर्शित हो सकती हैं। जीव के शरीर से बाहर परखनली में की गई उपापचय क्रियाएं ना तो जैव हैं और ना ही निर्जीव। अतः उपापचय क्रियाएं निरपवाद जीवों के विशिष्ट गुण के रूप में परिभाषित होता है, जबकि पात्रे में एकाकी उपापचय क्रियाएं जैविक नहीं है, यद्यपि ये निश्चित ही जैविक जीवित क्रियाएं हैं। अतः शरीर का कोशिकीय संगठन जैविक जीवन स्वरूप का स्पष्ट अभिलक्षण है। अच्छा देखिए, यहाँ पर एक ही पैराग्राफ में आपको 2 चीज़ों को समझा दिया है। मैंने आपके एनसीईआरटी को आपके पढ़ के बताया है ताकि आप ये ना सोचें कि हम क्या पढ़ रहे हैं। आपके एनसीईआरटी को तो हम 100% कवर करेंगे, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। बाकी जो आपको एक्स्ट्रा बताना होगा वो भी आपको एक्स्ट्रा पता चलेगा। देखिए, उपापचय हमने क्या कहा, हमारे शरीर में किसी भी जीव के, भले ही वो एक कोशिकीय हो या फिर बहुकोशिकीय हो, उसमें कोई अपवाद नहीं है कि उनके अंदर उपापचय नहीं होगा। कोई भी ऐसा लिविंग जीव, जीवित जीव नहीं है जिसके अंदर जो है उपापचय क्रियाएं ना हो, क्योंकि सभी जीव जो होते हैं रसायनों के बने होते हैं। अब रसायन तो बहुत टाइप के हो सकते हैं। तो क्या है, उपापचय केमिकल रिएक्शन, रासायनिक क्रियाएं चलती रहती हैं। अब मैं ये लेक्चर ले रही हूँ, मुझे इस लेक्चर को लेने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है आपको पढ़ाने के लिए। तो वो कहाँ से मिल रही है, यहाँ पर अंदर साइकिल चल रहे हैं, रासायनिक क्रियाएं सारी चल रही हैं। इस समय एक साथ ही मेरे शरीर में बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं चल रही हैं शरीर के अंदर। ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही नहीं है, आपके साथ भी है। बाकी सभी लिविंग और सभी जीवित जीव जो होते हैं, हम पादपों को कहें, हम कवकों को कहें, हम सारे प्राणियों को कहें, फंजाई, सारे एक कोशिकीय जीव जो बैक्टीरिया हो गए, जीवाणु, सभी बहुकोशिकीय जीव, सभी में जो निरपराध होता है, मतलब इसका कोई भी अपवाद नहीं है। अगर इसका अपवाद नहीं है तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था वो क्या होगा, एक निश्चित लक्षण होगा। जनन और वृद्धि निश्चित लक्षण क्यों है, क्योंकि उनके हमने अपवाद देखे थे। वहां पर अपवाद थे कि अभिलक्षण तो है बट कुछ जीवित जो थे उसका फॉलो नहीं कर रहे थे, उसका पालन नहीं कर रहे थे उस नियम का, तो वो क्या था, अपवाद था। यहाँ पर कोई अपवाद नहीं है। तो यहाँ पर जो है
ये एक निश्चित लक्षण है, हमें पता चल गया। हमारा फर्स्ट निश्चित लक्षण सामने आया है, वो क्या है? उपापचय। अब देखिए उपापचय दो प्रकार से होता है, अपचय होता है और उपचय होता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। देखिए इसमें क्या होता है, अब मैंने आपको बताया था जो ग्रोथ, जो वृद्धि जो होती है वो उसका कनेक्शन होता है, उसका होता है मेटाबॉलिज्म के साथ, उपापचय के साथ। तो वो कैसे होता है? देखिए कैटाबॉलिज्म रिएक्शन मतलब जो रिएक्शन टूट कर, जैसे बड़े अणु से टूट कर छोटे अणुओं में परिवर्तन होना, उनको हम सभी को रखेंगे कैटाबॉलिज्म के अंदर। हम कहें तो हमारे जो डाइजेस्टिव, जो पाचन क्रियाएं होती हैं वो उसके अंदर आएंगी। लेकिन अगर छोटे अणुओं से मिलकर कुछ बड़ा अणु बन रहा है, बड़ा जैविक यौगिक बन रहा है अणुओं से मिलकर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे एनाबॉलिज्म क्रियाएं, उपचय और अपचय। अब देखिए एनाबॉलिज्म का एग्जाम्पल क्या होगा? उसका उदाहरण होगा हमारा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है? आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है पूरी क्रिया के साथ। बैलेंस रिएक्शन चाहिए मुझे, बैलेंस समीकरण चाहिए आपकी, ठीक है? तो उसका एग्जाम्पल हो गया हमारा प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है, उसमें क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है जो कि फूड होता है पादपों के लिए। तो वो क्या है? एक एनाबॉलिज्म क्रिया है। मैंने आपको बताया था कि वृद्धि जो होती है, वृद्धि रिलेटेड है, संबंधित है हमारी उपापचय के साथ। तो देखिए कैसे, अगर कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म से कम होगा, मतलब एनाबॉलिज्म ज़्यादा होगा, बनने वाली क्रियाएं जो होंगी, बनने वाली क्रियाएं ज़्यादा होंगी, जिसमें कोई पदार्थ बन रहा होगा, यौगिक बन रहे होंगे, तो वो होगी हमारी वृद्धि, ठीक है? तब होगी हमारी वृद्धि। लेकिन अगर एक होती है निगेटिव, ऋणात्मक वृद्धि, तो ऋणात्मक वृद्धि कब होगी? जब एनाबॉलिज्म कम होगा और कैटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा। जब जो वृद्धि होगी उसको बोलेंगे हम ऋणात्मक वृद्धि। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाई लेवल का पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? उपापचय हमें पता चला। उपापचय क्या होता है? हम सभी जो होते हैं रसायनों के बने होते हैं और हमारे शरीर में बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं चल रही होती हैं, उनको हम उपापचय क्रियाएं कहते हैं। दो प्रकार की होती हैं, उपचय और अपचय, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। सभी जीवित जीव, भले वो एक कोशिकीय हों, यूकोशिकीय हों, प्रोकैरियोटिक हों, यूकैरियोटिक हों, उनके अंदर क्या होता है? रासायनिक क्रियाएं चल रही होती हैं। इसका कोई भी अपवाद नहीं है। कोई भी जो निर्जीव वस्तु होती है, कोई भी निर्जीव वस्तु ऐसा नहीं है कि वो उपापचय क्रिया करे, उसके अंदर कोई भी रासायनिक क्रियाएं हों। तो इसलिए इसका कोई अपवाद नहीं है, ये सजीवों का एक निश्चित लक्षण है। अब नीचे लास्ट लाइन देखिए जो दे रखा है, अतः शरीर का कोशिकीय संगठन स्वरूप सुस्पष्ट जीवन स्वरूप का सुस्पष्ट लक्षण है। एक मैंने आपको बताया था कोशिकीय संगठन। कोशिकीय संगठन भी क्या है? जीवों का निश्चित लक्षण है, क्योंकि कोशिकीय संगठन जो होता है वहाँ पर कोई भी अपवाद नहीं है। कोई भी निर्जीव कोशिका से नहीं बने होते हैं। कोई भी सजीव जो होता है वो कोशिका के बिना जीवित नहीं है। मतलब अगर हम किसी जीव को जीवित कह रहे हैं तो उसमें कम से कम एक कोशिका तो होनी चाहिए उसको जीव कहने के लिए, तभी हम उसको जीवित कहते हैं। इसका जो कोशिका सिद्धांत का अपवाद दे रखा था, देखिए आपके एनसीईआरटी में अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो वायरस दे रखा है, वायरस को वहाँ पर लिखा है ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म, उसके लिए एक जीव का शब्द का प्रयोग करना गलत होगा, क्योंकि वो जो है ऑर्गेनिज्म नहीं है, क्योंकि उसमें अकोशिकीय संगठन होता है, उसमें सिर्फ लिविंग की कुछ गुण पाए जाते हैं सजीवों के, लेकिन वो जीवित नहीं है। उसको जीवित और सजीव और निर्जीवों के मध्य की कड़ी माना जाता है। तो इसलिए वो वर्ड अगर हम वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो वो गलत है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म, सजीव वर्ड, जीव वर्ड हम उनके लिए यूज़ करते हैं जो जीवित होते हैं, जहाँ पर कोशिकीय संगठन नहीं है। यहाँ पर देखिए कोई भी अपवाद ऐसा नहीं लेंगे जिसको हम जीवित कहेंगे। जीव कहने के लिए उसमें कोशिकीय संगठन भले ही एक कोशिका हो, लेकिन होना ज़रूरी है। अब जीव कई प्रकार से बने होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, फिर जाके अंग बनते हैं, ऊतक बनते हैं, मतलब फिर तो आगे जाके कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता बढ़ती जाती है। लेकिन कोशिकीय संगठन भी क्या है? एक निश्चित लक्षण है जीवों का, इसका भी कोई अपवाद नहीं है। ये हमने बात की उपापचय की और कोशिकीय संगठन की। अब हम बात करते हैं कॉन्शियसनेस, संवेदनशीलता क्या होता है। देखिए शायद सभी जीवों का सबसे स्पष्ट परंतु पेचीदा अभिलक्षण अपने आसपास या पर्यावरण के उद्दीपनों, जो भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक हो सकती है, के प्रति संवेदनशीलता तथा प्रतिक्रिया करना। हम अपने संवेदी अंगों द्वारा अपने पर्यावरण से अवगत होते हैं। पौधे प्रकाश, पानी तथा ताप प्रदूषण से बाह्य कारकों के प्रति प्रतिक्रिया दिखाते हैं। अब देखिए, भले ही कोई भी जीव हो,
आप पादपों को ले लें, आप हमें ले लें, ये सबसे मतलब ये जो होता है संवेदनशीलता जो है उनका सबसे ज़्यादा स्पष्ट लक्षण है। क्योंकि देखिए कोई भी जीव, पादप को लें, हमें लें, पादप क्या करते हैं, तापमान के प्रति, आपने देखा होगा सूरजमुखी का जो पौधा होता है उसको हम कहते हैं कि वो सूरज के उसके अकॉर्डिंग करता है। मतलब अपने उद्दीपन मिलना, मतलब उनको कोई उद्दीपन मिल रहा है, जैसे कोई भी वो केमिकल रासायनिक उद्दीपन हो सकता है। पानी का, अगर पानी की कमी हो जाएगी पादप पर, वहाँ ऐसी जगह पे ग्रो कर रहे होंगे जहाँ पे पानी की कमी होगी, तो वो उसके प्रति दिखाएंगे, शो करेंगे, मतलब कोई ना कोई लक्षण वो ऐसा प्रतीत करेंगे पादपों के अंदर। ये हम हैं, कोई भी हमारे ऊपर कोई अचानक से केमिकल गिर जाए तो हम उसके प्रति क्या करते हैं, एकदम से देखते हैं, हमारी एकदम से नज़र हाथ पे जाती है। अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरे शरीर पर कोई भी चीज़ आकर लगेगी ज़ोर से, तो मुझे एकदम ध्यान उसकी तरफ जाएगा। क्योंकि ये क्या है, हम उसके संवेदनशील हैं, अपने आसपास के जो क्रियाएं हो रही हैं उसके प्रति संवेदनशील है। और संवेदनशीलता सबसे ज़्यादा स्पष्ट लक्षण है किसका, सजीवों का। क्योंकि सभी सजीव, भले ही वो प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, एक कोशिकीय हो, यूकोशिकीय हो, सब क्या करते हैं, अपने आसपास के पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होते हैं और प्रतिक्रिया दिखाते हैं। प्रोकैरियोट से लेकर जटिलतम यूकैरियोट तक सभी जीव पर्यावरण संकेतों के प्रति संवेदनशीलता एवं प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं। पादप तथा प्राणी दोनों में दीप्तकाल मौसमी प्रजननों के जनन को प्रभावित करती है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम पादप को पढ़ेंगे। ठीक है, ये आगे के चैप्टर में आएगा, जब हम प्लांट फिजियोलॉजी को देखेंगे तब आपको अब अच्छे से दिखाएगा। मतलब इतना याद रखिए, मतलब जो मौसमी होते हैं कुछ पादप, उनके मौसम भी डिपेंड करता है, ताप, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं, वो उसके प्रति अनुक्रिया करते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो देखिए कोई भी निर्जीव जो होता है, कोई भी निर्जीव वस्तु को हम लें तो वो अपने ऐसा, जैसे कि अगर हम एक मेज़ का एग्जांपल लें, अगर बाहर बारिश हो रही है, वो मेज़ बाहर रखी है, तो वो कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं देगी कि उसे अंदर जाना है, कुछ ऐसा वो रिस्पॉन्स नहीं, क्योंकि वो निर्जीव है। तो इसलिए सबसे स्पष्ट लक्षण सजीवों को क्या हो गया, संवेदनशीलता एक बहुत स्पष्ट लक्षण है जिसको सभी सजीवों के अंदर देखा जा सकता है। संवेदनशीलता क्या होता है, अपने आसपास के पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसको संवेदनशीलता दिखाना, उसके प्रति प्रतिक्रिया करना, उसको शो करना। कोई भी लक्षण पादप भी शो करते हैं, सभी यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, सभी एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय सभी जीव इसको शो करते हैं। और सबसे ज़्यादा संवेदनशील हम किसको बोलेंगे, ह्यूमन को, क्योंकि वो ज़्यादा उसको बोलेंगे स्वयं सेल्फ कॉन्शियसनेस भी होता है उनके अंदर। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है। ये हुए हमारे सजीवों के लक्षण। यहाँ पर हमारे सजीवों के लक्षण तो ख़त्म होते हैं। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे कि कैसे जीवों को वर्गीकृत किया जाता है, किस तरह से, क्या क्या आधार होते हैं, किस किसने इसमें योगदान दिया था। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, चैनल के साथ बने रहिए, कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।